नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम मध्य प्रदेश की नदियों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमने एक अपवाह तंत्र कंप्लीट किया जिसे हमने कहा था गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो गंगा नदी में जाकर अपना पानी सम्मिलित करती है, जिसके अंतर्गत हमने कुछ बड़ी बड़ी नदियों का अध्ययन किया। जैसे हमने चंबल नदी पढ़ी थी यानी इंदौर के जाना पावा की पहाड़ी से निकलती हुई चंबल नदी मंदसौर होते हुए नीमच होते हुए कहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है और भारत और मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करने के पश्चात यह नदी दोस्तों यमुना नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में इटावा के पास। और जो यमुना नदी है दोस्तों, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इन चीज़ों की हमने चर्चा की थी। दूसरी जो बड़ी नदी थी, इस नदी का नाम हमने दिया था बेतवा नदी। दोस्तों, जो बेतवा नदी है रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण परियोजना विद्यमान है, जैसे सलाल परियोजना इस नदी पर बनी हुई है, ठीक है, जो कि कृषि के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी की हम अगर चर्चा करें दोस्तों, जैसे टोंस नदी की हमने चर्चा की थी। तमसा नदी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज ये पड़ी थी दोस्तों कि जो तमसा नदी है यह सीधे नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। किसमें? नर्मदा नदी में। यह यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है। एक नदी और पड़ी थी हमने बड़ी नदियों में, जिसका नाम रखा था दोस्तों सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होने के पश्चात एक तीखा मोड़ लेती है और उसके पश्चात दोस्तों यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यह गंगा नदी में मिल जाती है। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उत्तर प्रदेश में नहीं, कहाँ? बिहार में जाकर मिलती है। कहाँ पर? बिहार में जाकर। ये नर्मदा नहीं है, यह है गंगा नदी। गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। समझ में आ रही चीजें? तो हमने 4 प्रमुख नदियों का अध्ययन किया और साथ ही में 4 प्रमुख नदियों के अलावा इनकी और कौन सी सहायक नदियां थी, उन नदियों का भी हमने अध्ययन किया। चीजें समझ में आई? तो अभी तक जो हमने नदी पढ़ी है वह किसको दृष्टिकोण में रखते हुए पढ़ी है? गंगा नदी अपवाह तंत्र को दृष्टिकोण में रखते हुए पढ़ी है कि ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिसका जल नर्मदा नदी में गंगा नदी में जाकर मिलता है। और यह नदी कहां जाकर गिर जाती है भाई? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में। और अपवाह तंत्र क्या होगा, इस शब्द से आप परिचित हैं, ठीक है। चले तो आगे हम पढ़ते हैं। देखो, गंगा नदी अपवाह तंत्र हमने पढ़ा, आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। चले अब हम अपवाह तंत्र को आगे बढ़ाते हैं और एक नया अपवाह तंत्र आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। देखें, अब देखो मैं यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, चीजें समझे। क्वेश्चन अगर यह आ गया कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, आप बताओगे गंगा नदी अपवाह तंत्र। उसका कारण क्या है, समझे। देखो, जो गंगा नदी है उत्तराखंड से निकलती है। वास्तव में गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है। यह कुछ सहायक नदियां, जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां होती है 2, भागीरथी और अलकनंदा, और भी 3 नदियां अन्य हैं, लेकिन 2 मुख्य नदी होती है भागीरथी और अलकनंदा। इन 2 नदियों के संगम के पश्चात फिर गंगा नदी का उद्गम होता है। तो उत्तराखंड से निकलने के पश्चात दोस्तों यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने के पश्चात यह बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में जाने के पश्चात इसमें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भी सम्मिलित हो जाती है। और इसके पश्चात इन नदियों का जो पानी है ये कहां पर चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। चीजें समझ में आ रही? तो इस तरह से आप बता सकते हो कि जो गंगा नदी है एक बहुत बड़ा अपवाह तंत्र अपने साथ ले जाती है, क्योंकि भारत के 5 राज्यों से तो प्रभावित होती है, लेकिन 5 राज्य मुख्य हुए, लेकिन ऐसे बहुत सारे राज्य भी हैं जिनके जहां से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती, परंतु वहां की नदियों का जो पानी है, जो जल है, वह गंगा नदी में जाकर सम्मिलित हो जाता है, या तो सीधे तौर पर या फिर किसी अन्य नदियों
के माध्यम से। समझ में आया आप लोगों को? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल तौर पे बताएं, अभी हमने पढ़ा कि जो मध्य प्रदेश की नदियां है यह गंगा नदी अफवाह तंत्र के अधीन आ रही है, लेकिन आपको यह भी पता है कि जो गंगा नदी है वह मध्य प्रदेश से तो गुजरती नहीं। इसका अर्थ समझ पा रहे हो आप लोग कि जिन राज्यों से गंगा नदी नहीं गुजरती है उन राज्यों की नदियों का जल भी गंगा नदी में जाता है। चीजें समझ में आई? तो भारत का जो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है वह गंगा नदी अफवाह तंत्र होगा। वही अगर क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र क्या है, तो आप बताओगे गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है ना, क्योंकि गंगा नदी की आप लंबाई की बात करोगे तो 25-25 है भाई, कितनी है 25-25 किलोमीटर। वहीं गोदावरी नदी की लंबाई की बात कर दोगे तो 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर। तो यहां से आप यह भी बता सकते हो कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी। और अफवाह तंत्र के रूप में क्वेश्चन आ गया कि भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, तब भी आप बताओगे गंगा नदी अफवाह तंत्र। चीजें समझ में आ रही है? वही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो आप बताओगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। और वही क्वेश्चन यह भी आ गया कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, आप बताओगे गोदावरी अफवाह तंत्र। ये नहीं है, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है आपसे। अगर मैं मध्य प्रदेश के साथ यह क्वेश्चन पूछूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा होगा, तब भी आंसर आपका आएगा गंगा नदी। चूंकि आपको यह पता है कि जो मध्य प्रदेश है यह नदियों का मायका कहलाता है। अब जो मध्य प्रदेश है इसको हमने 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। हमने प्रारंभिक लेक्चरों में इस चीज की चर्चा की थी। तो अगर मैं मालवा के पठार, या फिर ऐसा आप समझ सकते हो कि कर्क रेखा के ऊपर का भाग, मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा का उत्तरी भाग है इसका ढलान मुख्यतः उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। इसका अर्थ यह भी होगा, क्योंकि पानी का गुण यह होता है कि पानी हमेशा ढलान की ओर प्रवाहित होगा। अगर ढलान कर्क रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश का अगर ढलान उत्तर की ओर है या फिर उत्तर पूर्व की ओर है, तो सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से निकलने वाली ज्यादातर नदियां किस में जाकर मिलेगी भाई? गंगा नदी में जाकर मिलेगी। वहीं अगर मैं कर्क रेखा के दक्षिणतम छोर की चर्चा करूं, तो कर्क रेखा के दक्षिणतम छोर का जो ढलान है यह दक्षिण की ओर उन्मुख है। तो यहां से आप यह बता दोगे कि मध्य प्रदेश के दक्षिणतम क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां है इसका प्रवाह दक्षिण में होगा, और दक्षिण में कुछ अफवाह तंत्र में जाकर यह नदियां मिलेगी। और उन नदियों में प्रमुख नदी होती है गोदावरी नदी भी। ठीक है, क्योंकि आज हमारे यह विषय नहीं है, आज हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। तो नर्मदा नदी अफवाह तंत्र से आप क्वेश्चन यह बताओगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा नदी अफवाह तंत्र है, परंतु मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र क्या होगा? नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। यह क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार हम हड़बड़ी में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन यह पूछ लिया गया कि भाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, और हम अफवाह तंत्र पर ध्यान नहीं देंगे। हमारे माइंड में सीधे चलेगा कि हमें यह क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हम सीधे लगा देंगे नर्मदा नदी। लेकिन पूछा तो आपसे अफवाह तंत्र गया है, तो अफवाह तंत्र का मतलब समझे ना कि ऐसी बहुत सारी नदियां होगी जो मध्य प्रदेश से निकल रही है, लेकिन किस में जाकर मिल जा रही है? गंगा नदी में जाकर मिल जा रही है। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र भी गंगा नदी अफवाह तंत्र होगा, और जो दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है ये कौन सा होगा? नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। समझ में आया? चलो, तो हमने नर्मदा नदी अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा की। ठीक, अब देखें, अब हम पर्टिकुलर नर्मदा नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और साथ ही में नर्मदा नदी का भी हम अध्ययन करने वाले हैं। चीजें समझ में आई? अब हम क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, चलें। तो अब हम स्टार्ट करते भाई नर्मदा नदी के बारे में। मुख्य चीजें क्या होगी देखें। नर्मदा नदी, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुछ पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। ठीक, अगर आप इन पर्वत श्रृंखलाओं के नामों की चर्चा करोगे तो दोस्तों यह जो आपको दिख रहा है यह विंध्याचल पर्वतमाला, और ये क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वतमाला। यह हो गया आपका विंध्याचल, यह हो गया आपका सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला।
देखो दोस्तों, मैंने आपको अपने पूर्व लेक्चरों में मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में कुछ चीजें बताई थी। अगर आप विंध्याचल पर्वतमाला की चर्चा करोगे तो विंध्याचल पर्वतमाला बहुत प्राचीन पर्वतमाला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे आप राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ते हो कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत उसका भी नाम लिया जाता है, तो उसी तरह से विंध्याचल भी उसके लगभग समकालीन है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो विंध्याचल पर्वत है यह प्राचीन पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। चीजें समझ में आ रही है। वहीं अगर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की हम चर्चा करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों, यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कैसा पर्वत होगा? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि अगर कहीं पर ब्लॉक पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसके तल पर भ्रंश कगार का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा भाई? भ्रंश कगार का निर्माण होगा। अर्थात यहां पर भी भ्रंश कगार बना होगा तो बिल्कुल बना है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में यह वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो दोस्तों, यह क्षेत्र को कहते हैं भ्रंश की घाटी। भ्रंश की घाटी। अब यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? तो आप बताओगे नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, ये जो भ्रंश की घाटी, यहां से नर्मदा और सोन नदी प्रवाहित होती है, इस वजह से इस भ्रंश की घाटी का नाम नर्मदा सोन घाटी रख दिया गया है। क्या रखा है भाई? नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को? तो भारत ही के साथ साथ मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? तो आप बताओगे नर्मदा सोन घाटी या भ्रंश की घाटी। चीजें समझ में आ रही है। ये नर्मदा सोन घाटी क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इस भ्रंश की घाटी से प्रवाहित होती है नर्मदा नदी और सोन नदी। समझ पाए आप लोग? चले अब यहां से हम प्रवाहित कर दे भाई। कौन सी नदी प्रवाहित करनी है हमें? नर्मदा नदी प्रवाहित करनी। चले अभी कहां से उद्गम हो रहा है, कैसे उद्गम हो रहा है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले नदी का उद्गम पहले कराते हैं। ठीक है, ये देखो, ये नदी प्रवाहित हो रही है, ये है नर्मदा नदी। अच्छा, ऐसा मत समझना कि जिस तरह से मैंने इसे नर्मदा नदी को प्रवाहित किया है इसी तरह से प्रवाहित होती है, एकदम सीधे रूप से नहीं होती है। एक ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर नदी भी तीखा मोड़ लेती है, जैसे मंडला के पास तीखा मोड़ लेती, सर्पिलाकार है। ठीक है, और भी आगे बहुत सारी ऐसी जगह है। ठीक, तो अब मैं क्या बता रहा हूं इस चीज को समझो। पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा हूं मैं? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। एमपी का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, इस शब्द को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम कौन सा है? प्रथम है गंगा नदी अपवाह तंत्र। समझ पाए इस लाइन को आप लोग? ठीक, अगली चीज समझो। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी भाई? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। नदी की चर्चा करोगे तो बड़ी है, लेकिन अपवाह तंत्र में दूसरा नाम आता है क्योंकि पहला नाम आ जाएगा गंगा का। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज हमने ये बताई दोस्तों कि भारत और एमपी का सबसे निचला स्थान क्या हो जाएगा? नर्मदा सोन घाटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चले अगली चीज समझो। क्वेश्चन क्या आएगा? देखें, यह रहा आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यह रहा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कई बार क्रम जमाने के लिए आ जाता है कि विंध्याचल, नर्मदा और सतपुड़ा को उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए, या फिर इन तीनों को दक्षिण से उत्तर क्रम में जमाइए।
चीजें समझ में आ रही ना? तो आपको सीधा सीधा दिख पा रहा है कि सबसे उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला होगी, फिर नर्मदा नदी होगी, और फिर क्या होगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। समझ पाए आप लोग? क्वेश्चन की प्रकृति अगर चेंज कर दे, परिवर्तित कर दे, क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में प्रवाहित होती है, आप क्या बताओगे? सतपुड़ा नदी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य से प्रवाहित होती है। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? किस किस के मध्य भाई? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य से प्रवाहित होती है। चीज समझ में आ रही हो? उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या होगा? विंध्याचल, नर्मदा नदी और सतपुड़ा। चीज समझ पा रहा हूं? अगली चीज समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी कोई नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होगी, भ्रंश घाटी से प्रभावित होगी, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह नदियां बहुत ज्यादा अपरदन नहीं करेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी कोई नदियां भ्रंश की घाटी से प्रभावित होती है तो वह नदियां मृदा का अपरदन नहीं करती। उसका कारण यह है कि भ्रंश की घाटियों में ज्यादातर मोटे मोटे चट्टानें पाई जाती है, इस वजह से इन चट्टानों का ज्यादा अपरदन और उनका निक्षेपण नहीं हो पाता। फलस्वरूप ऐसी नदियां जो भ्रंश की घाटी से प्रभावित होती है, पहली चीज क्या, अपरदन कम करेगी। दूसरा, नदियों की चौड़ाई कम होगी। चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई कम। समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? वे नदियां जो भ्रंश की घाटी से प्रभावित होती है, पहला अपरदन कम करेगी, दूसरा उन नदियों की चौड़ाई कम होगी। ठीक है, जैसे आप नर्मदा नदी के बारे में आप चर्चा करोगे तो नर्मदा नदी की चौड़ाई अगर भ्रंश की घाटी से प्रभावित नहीं होती तो उसकी चौड़ाई बहुत अधिक होती। नर्मदा नदी की चौड़ाई सर्वाधिक होशंगाबाद में है, क्योंकि वहां पर वह मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। वहां पर कैसे? मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसलिए आप कभी होशंगाबाद में नर्मदा नदी की रूपरेखा देखोगे तो आप देख पाओगे कि वहां पर नदी का फैलाव बहुत अधिक हो गया है, वहां पर नदी चौड़ी बहुत अधिक हो गई है, वहां पर नदी मृदा का अपरदन भी करती है, क्योंकि वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम 100% पूरी नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो मुख्यतः यह मृदा का अपरदन नहीं करेगी और चौड़ाई इसकी क्या होगी? कम होगी। समझ में आ रहा है? अब समझो, अगर नर्मदा नदी मृदा का अपरदन नहीं करती है तो मैं दो शब्द आपको बता रहा हूं। एक शब्द को हम कहेंगे ज्वार नद मुख, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एस्चुरी। ठीक है, और दूसरा शब्द होता है दोस्तों डेल्टा। दोनों को समझो। देखो, जब भी कोई नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होगी तो वह फलस्वरूप वह क्या करेगी? मृदा का अपरदन करेगी। लेकिन नदियों का प्रवाह की गति हर एक क्षेत्र में समान नहीं होती है। फलस्वरूप जब नदियों का समापन होने वाला होता है, नदियों का जो मुहाना होता है, वहां पर नदियों की गति धीमी हो जाती है। फलस्वरूप वह मृदा का निक्षेपण करती है, और निक्षेपण करने के पश्चात जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं नदियां वहां पर छोड़ देगी, और वहां पर एक पंजाकार आकृति कुछ इस तरह से कटा फटा क्षेत्र बन जाएगा। देखो, मान लो कि ये नदियां यहां से प्रवाहित हो रही है, यहां पर मृदा को छोड़ दिया तो यहां पर क्या, एक कटा फटा क्षेत्र बन जाएगा, और इसी को कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अगर एक पर्टिकुलर भाग की चर्चा करें तो इसकी आकृति डेल आकार की होती है। चीजें समझ में आ रही है? लेकिन मैंने तो आपको यह बताया कि नर्मदा नदी तो मृदा का अपरदन करती नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि डेल्टा का निर्माण करेगी क्या? बिल्कुल नहीं। अगर डेल्टा का निर्माण नहीं कर रही है तो किसका निर्माण करेगी भाई? ज्वार नद मुख का मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। किसी भी तरह का मिट्टी का अपरदन नहीं करेगी तो स्वाभाविक सी बात है निक्षेपण नहीं करेगी, और निक्षेपण नहीं करेगी तो किसका निर्माण नहीं होगा? डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, और डेल्टा का निर्माण नहीं हो रहा, इसका अर्थ एस्चुरी का निर्माण होगा, अर्थात ज्वार नद मुख का निर्माण होगा। चीजें समझ में आ रही है? चले, इतनी चीज हमने आपको समझाई भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि यहां पर रही विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, यहां पर रही
सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और इसके मध्य से प्रवाहित होती है दोस्तों नर्मदा नदी। कौन सी नदी भाई? नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी है। यार आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल, और यह सतपुड़ा। चले अब देखो मैं क्या बता रहा हूं। अच्छा यहां से एक चीज और समझो, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। देखो मध्य प्रदेश के मध्य से एक रेखा तो प्रभावित होती है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, देखो कई बार कर्क रेखा से क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी दिख रही है भाई आपको? नर्मदा नदी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? आप बताओगे नर्मदा नदी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी भ्रंश की घाटी से प्रवाहित होती है, इसका अर्थ यह हुआ कि मृदा अपरदन कम होगा। मृदा अपरदन कम होगा तो क्या होगा? एस्चुरी का निर्माण होगा भाई, ज्वार नद मुख का निर्माण होगा। किसका निर्माण नहीं होगा? डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। अच्छा डेल्टा का निर्माण, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब आप गंगा और ब्रह्मपुत्र से यह बता सकते हो ना कि भ्रंश की घाटी से प्रवाहित नहीं होती। समझ पा रहे हो आप लोग? लेकिन नर्मदा नदी तो होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? देखो जो नर्मदा नदी है इसे सतधारा या सदावाहिनी भी कह सकते हो। सदावाहिनी, सदावाहिनी, सदावाहिनी या सतधारा का अर्थ यह होता है कि ऐसी कोई भी नदी जिसका जल कभी कम ना हो। अच्छा कम भी हो जाए लेकिन कभी सूखे ना। समझ में आ रहा है? तो नर्मदा नदी भी उन नदियों में से है जिसमें जल वर्ष भर रहता है, वर्ष भर इसका प्रवाह बना रहता है। कभी भी ऐसा कभी समय नहीं आया जब नर्मदा नदी का पानी पूर्णतः सूख जाए। चीजें समझ में आ रही है? तो नर्मदा नदी सदावाहिनी या सतधारा कहलाती है, इस बात को ध्यान रखें। अब देखो मैं एक चीज और क्या बता रहा हूं। अच्छा सदावाहिनी होने का कारण क्या है? कारण देखो मैं कारण आपको बता रहा हूं दोस्तों। देखो जो नर्मदा नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र जहां जहां है, ज्यादातर यहां पर रेह नामक मिट्टी पाई जाती है। रेह नामक मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी होगी? रेह नामक मिट्टी होगी। और रेह नामक मिट्टी का एक गुण यहां होता है। इसका गुण क्या होता है समझो, कि रेह नामक मिट्टी पानी का अवशोषण, पानी को सोखती बहुत कम है। सोखती बहुत कम है, सोखती नहीं है, सोखती नहीं। अब सीधी सी बात है, पानी अगर मिट्टी में जाएगा नहीं, इसका अर्थ पानी उसके तल पर ही रहेगा, और तल पे रहेगा इसका अर्थ क्या होगा कि नदी जो है, नदी में हमेशा पानी, और नदी में पानी मतलब सदावाहिनी नदी कहलाएगी। समझ में आया? तो मध्य प्रदेश में या फिर भारत में ऐसी कौन सी नदी है जहां पर रेह नामक मिट्टी पाई जाती है? तो आप बताओगे नर्मदा नदी। अच्छा रेह जो मिट्टी है दोस्तों, इसे J&K में कल्हर कहते हैं। एमपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है ये। 2019 का जो 20 में प्री का क्वेश्चन आया है, प्री का एग्जाम हुआ उसमें यह क्वेश्चन आया है कि रेह या कल्हर क्या है? तो एक मिट्टी है जो कहां पर सर्वाधिक पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। चीज समझ पा रहे हो? मध्य प्रदेश में कहा है तो आप बताओगे नर्मदा नदी में। चीज समझ में आ रही है दोस्तों आप लोगों को? अब देखो तो क्या क्या देखा अपन ने? कर्क रेखा के समानांतर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी। सदावाहिनी या सतधारा कहा जाता है। कारण क्या है? तो आप बताओगे कि यहाँ की मिट्टी जो है, इसमें जो मिट्टी पाई जाती है ये रेह नामक मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी का गुण यह होता है कि पानी को सोखती नहीं है। फलस्वरूप क्या होगा? सदावाहिनी है। चीजें समझ रहे हो? अब देखो जो नर्मदा नदी है इसे कुछ उपनाम से भी जाना जाता है, जैसे भारत की हृदय रेखा। अब चूंकि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, मध्य प्रदेश के मध्य से प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, इस वजह से नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा भी कहा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन यह आ जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की गंगा, ध्यान रखना, बेतवा नदी है, नर्मदा नदी नहीं है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। चीजें समझ में आ रही है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गुजरात की जीवन रेखा भी किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। इस चीज को याद रखना भाई कि मध्य प्रदेश की जो गंगा है यह बेतवा नदी है, मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी होगी? नर्मदा नदी। चीज समझ में आ रही हो? अब देखो
मध्य प्रदेश की जो नदी है सबसे बड़ी नर्मदा नदी, इसके कुछ उपनाम भी है, जैसे रेवा। रेवा, इसकी कुछ ऐतिहासिक कथा भी है। जब मैं मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है इसे रेवा भी क्यों कहा जाता है। मैं अभी बता देता हूं। रेवा एक महिला का नाम है। रेवा एक महिला का नाम है, ऐतिहासिक महिला है। हम इतिहास में इसकी चर्चा करेंगे। नर्मदा नदी को मैकल सुता भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि जो सतपुड़ा है इसका जो पश्चिमी छोर है इसे मैकाल पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, और मैकाल पर्वत श्रृंखला से ही उद्गम होने के कारण नर्मदा नदी को मैकल सुता भी कहते हैं। इसे सोमो दभुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सोमो दभुआ। ठीक है। अच्छा, सोमो दभुआ क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि जो नर्मदा नदी है यह चंद्रमा की पुत्री है। किसकी? चंद्रमा की पुत्री है। इसे सप्तगंगा भी कहते हैं, अमरकंठी भी कहते हैं। अमरकंठी का कारण आपको पता है, अभी मैं आपको उद्गम बता दूंगा कि जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से। इस वजह से इसे अमरकंटी भी कहेंगे। शंकरी भी कहा जाता है। शंकरी इसलिए क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो नर्मदा नदी है शंकर भगवान की पुत्री है। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो नर्मदा नदी है इसका अगर वाहन पूछ लिया जाए तो आप बताओगे जो नर्मदा नदी है इसका वाहन मगरमच्छ है। क्या है? मगरमच्छ। अभी आपने देखा भी होगा कि बहुत सारा जब नर्मदा नदी का जो जल है ग्रामीण क्षेत्रों में चला गया तो होशंगाबाद में नर्मदा नदी से एक मगरमच्छ ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया था। ठीक है। तो इस चीज को याद रखना भाई, मगरमच्छ सवारी है किसकी? नर्मदा नदी की। चीज समझ में आ रही है? अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन करना। मैं क्या बता रहा हूं, अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र की। देखो, नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र, और दूसरी यहीं पर हम बात करेंगे दोस्तों नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र। देखो दोनों में अंतर सिर्फ प्रवाह और अफवाह का है, अपवाह का है। चीजें समझ में आ रही है? अगर क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी कितने राज्यों में प्रभावित होती है तो आप बताओगे 3 राज्यों में अफवाह क्षेत्र। वह 3 राज्य कौन कौन से होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में प्रभावित होती ही है भाई। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है 89.9%। अगर किलोमीटर में आप पूछोगे तो 1077 किलोमीटर। चीजें समझ में आ रही? अभी ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों यहां महाराष्ट्र में भी कुछ जाती है ना, कुछ प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र में भी है, और साथ में गुजरात। तो प्रवाह क्षेत्र की अगर हम चर्चा करें तो जो नर्मदा नदी है 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। लेकिन वहीं अगर नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र की चर्चा कर ले तो मैंने अफवाह क्षेत्र का मतलब बताया भाई। अफवाह का मतलब क्या होता है कि अगर कोई राज्य से नदी प्रवाहित नहीं हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन उस राज्य की नदियां अगर नर्मदा नदी में मिल रही है इसका अर्थ वह राज्य भी अफवाह तंत्र के अधीन आएगा। तो अफवाह क्षेत्र या अफवाह तंत्र कौन कौन से राज्यों में प्रभावित है तो आप बताओगे मध्य प्रदेश तो है ही है, महाराष्ट्र भी होगा, गुजरात भी होगा, इंपॉर्टेंट राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की भी कुछ नदियां हैं जो नर्मदा नदी में जाकर मिलती है या उसकी सहायक नदियां है। इस वजह से राजस्थान को भी शामिल कर लिया जाता है अफवाह क्षेत्र में। समझ में आया आप लोगों को कि प्रवाह क्षेत्र और अफवाह क्षेत्र में क्या क्या अंतर है? प्रवाह क्षेत्र पूछ लिया जाए तो 3 राज्य बताओगे आप लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और जब अफवाह क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो राजस्थान एक और इंक्लूड हो जाए। चले आगे देखें। देखो जो नर्मदा नदी है दोस्तों इसके बारे में मुख्य विशेषता और क्या है? नर्मदा नदी जो है इसे 2017 में, कब? 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीवित नदी का दर्जा दिया जा चुका है। कौन सी नदी? जीवित नदी का दर्जा दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मध्य प्रदेश की ऐसी पहली नदी कौन सी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने जीवित नदी का दर्जा दिया है? तो आप बताओगे नर्मदा नदी। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछूं कि भारत की सबसे पहली नदी कौन सी थी तो ध्यान रखना भारत की
प्रथम नदी कौन सी है जिसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया, तो आप बताओगे उस नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी को सर्वप्रथम जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। और अगर आपसे विश्व में पूछ लिया जाए तो विश्व में याद रखना न्यूजीलैंड की नदी है, न्यूजीलैंड की नदी, उसका नाम अभी मुझे याद आ नहीं रहा है, बाकी बाद में मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो विश्व में प्रथम नदी कहाँ की, न्यूजीलैंड की। भारत की कौन सी, गंगा नदी। और मध्य प्रदेश की कौन सी भाई, नर्मदा नदी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे दर्जा दिया है। चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए आगे पढ़े अपन। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज और, नर्मदा नदी ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, नर्मदा नदी के किनारे एक शहर है जिसे हम, एक जिला है जिसे हम कहेंगे होशंगाबाद। दोस्तों, होशंगाबाद जो जिला है इसमें ग्रामीण क्षेत्र है जिसे कहते हैं हम हथनौरा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है क्या, इसकी तो खोज हो चुकी है। हथनौरा होशंगाबाद में है, गंगा नदी के किनारे है, और हथनौरा में प्राचीन मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, प्राचीन मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं भाई, नोट डाउन करना इसे, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं, देखो, नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद जिला है, और होशंगाबाद जिले की एक जगह है जिसे कहते हैं हथनौरा, ये नर्मदा नदी के किनारे ही है। यह प्राचीन दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर प्राचीन मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। चीजें समझ में आ रही है? चले, इतनी चीज समझ गए भाई आप लोग। चले आगे पढ़ते अब अपन। अब हम सीधे चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में की जो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, इसके उद्गम की चर्चा कर ले भाई। देखो, जो नर्मदा नदी का उद्गम है, नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों अमरकंटक से होता है। अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से उद्गम होता है। सहायक नदी की अगर आप चर्चा करो, सहायक नदी, तो दोस्तों सहायक नदियों की संख्या कुल 41 है। कुल कितनी नदियां सहायक है? 41 नदियां सहायक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाईं ओर से कितनी सहायक नदियां मिलती है और दाईं ओर से कितनी मिलती है, बाईं ओर से और दाईं ओर से कितनी सहायक नदियां मिलती है, तो बाईं ओर से ध्यान रखना 22 नदी सहायक है और दाईं ओर से 19। ऐड करके देखो भाई, बराबर 41 हो रहा है। तो याद रखना सहायक नदियों की संख्या कितनी, 41 है। बाईं ओर से 22 नदी मिलती है, दाईं ओर से 19 नदी मिलती है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं लंबाई की। लंबाई, देखो, जो नर्मदा नदी की लंबाई है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। लेकिन इसकी लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है या सर्वाधिक किस राज्य में प्रभावित होती है, तो मध्य प्रदेश में। एमपी में इसकी लंबाई होगी 1077 किलोमीटर। एमपी में कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 1077 किलोमीटर हो जाएगी। याद रखेंगे इतनी चीज, समझ पा रहे हो? ठीक, चले अगर इसके समापन की हम चर्चा करें, समापन, ठीक है, तो समापन होता है दोस्तों खंबात की खाड़ी, या इसे आप केम्बे की खाड़ी भी कहते हैं, केम्बे की खाड़ी। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? चले, तो याद रखना उद्गम कहां से होगा, अमरकंटक से। सहायक नदी कितनी होगी, 41, बाईं ओर से 22, दाईं ओर से 19। कुल लंबाई की अगर चर्चा करें तो 1312 किलोमीटर होगी दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश में कुल लंबाई की बात करें तो 1077 किलोमीटर। इसका समापन कहां होता है, खंबात की खाड़ी गुजरात में है, ये इसे केम्बे की खाड़ी भी कह दिया जाता है। क्या इतनी चीज समझ पाए आप लोग? चले, तो दोस्तों जो लेक्चर है हमारा ये कुछ बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो नर्मदा नदी है इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमने नर्मदा नदी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी है। कल हम पढ़ेंगे, देखो इसकी कुल सहायक नदी कितनी है, 41। तो 41 की 41 पूरी हम नाम बताएंगे, लेकिन इसमें से मुख्य नदी जिनका उद्गम कहाँ से होता है, इनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बातें होंगी तो उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही में क्या नर्मदा नदी, अब देखो, भ्रंश की घाटी से प्रवाहित होती है, इसका अर्थ यह भी होगा कि इस नदी में बहुत सारे जलप्रपात का निर्माण होगा। तो जलप्रपात कहां कहां पर है, उनकी विशेषता क्या है, उनकी ऊंचाई कितनी है,
इन चीजों की चर्चा करेंगे। उसका क्रम से हम अध्ययन करेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर किस तरह से हम बता सकते हैं कि भाई जलप्रपात कहाँ कहाँ पर है। चीजें समझ में आ रही है। इस नदी में और कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध है उसकी चर्चा करेंगे। बांध की विशेषता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या इस नदी में किसी तरह के द्वीप है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कल का जो लेक्चर होगा हमारा इन सभी टॉपिकों पर होगा जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन भी चला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नर्मदा नदी सेवा यात्रा भी चली है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह सभी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।